हम लोग पिछले लेक्चर में, ठीक ना, सांद्रण इकाइयां खत्म कर चुके थे, यही ना, यानी मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, पीपीएम, मोल अंश, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये सब जितना भी चीज था हम लोग सारे चीज खत्म कर चुके, ठीक है। अगला हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट होता है लेसन 2 में अगला टॉपिक हमारा है विलेयता। क्या है? विलेयता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलुबिलिटी। क्या बोलते हैं? सोलुबिलिटी। तो सबसे पहले समझिएगा विलेयता होता क्या है, यही ना, ध्यान दीजिए। देखिए, सपोज करिए, मान लीजिए कि आपके पास एक बीकर है। क्या है? एक बीकर है। एक बीकर में आपके पास 500 ml जल है, वाटर है, ठीक है। क्या मान लीजिए आपके पास एक बीकर है और एक बीकर में कितना जल है? 500 ml जल है, यही ना। अब इसमें आप 200 ग्राम चीनी को घुलाते हैं। इसमें मान लीजिए चीनी घुल गए, ठीक है। चीनी के मात्रा थोड़ा सा और बढ़ा दिए और 225 ग्राम कर दिए, फिर भी चीनी आपका घुल गया, ठीक है। चीनी का मात्रा 25 ग्राम और बढ़ा दिए तो कितना हो गया? 250 ग्राम इसमें चीनी घुल गया, ठीक है। लेकिन अब इससे 1 ग्राम भी अधिक कर रहे हैं, आपका इसमें चीनी घुल नहीं रहा है। तो आप लोग बता सकते हैं ना, अब बोल सकते हैं ना कि 500 ml जल में अधिक से अधिक चीनी कितना घुला सकते हैं? तो 250 ग्राम। बात समझिए, देखिए आपके पास क्या था? 500 ml जल था, तो 500 ml जल में आप 200 ग्राम चीनी घुला, चीनी घुल गया। चीनी के मात्रा 25 ग्राम और बढ़ा दिए, कितना हो गया? 225 ग्राम। इसको इसमें घुलाए, फिर भी घुल गया। चीनी का मात्रा 25 ग्राम और बढ़ा दिए, कितना हो गया? 250। 250 इसका औकात था, इसका कैपेसिटी था कि हम 250 ग्राम चीनी को घुलाएंगे। अब इसमें 250 डाले, चीनी घुल गया। लेकिन अब चीनी का 1-2 दाना और मिला दिए, ठीक है, 1 ग्राम चीनी और ऐड कर रहे हैं और अब घुला रहे हैं, तो चीनी अब नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो कैपेसिटी था कितना का था? 250। तो आप लोग अब बता सकते हैं कि 500 ml जो जल है ये कितना चीनी घुला सकता है? तो 250 ग्राम। बोलेंगे ना कि 500 ml अधिक से अधिक कितना? 250 ग्राम चीनी घुला सकता है। इसका मतलब कि कोई विलायक जितना अधिक से अधिक विलेय को घुला सकता है वही उसका क्या कहलाता है? विलेयता कहलाता है। तो यही चीनी का जो अधिक मात्रा डिजॉल्व करेगा, इसी को क्या कहते हैं? विलेयता का, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्या कोई विलायक जितना अधिक से अधिक विलेय को घुला सकता है उसी को क्या कहते हैं? उसकी विलेयता कहते हैं, ठीक है। कोई विलायक जितना अधिक से अधिक विलेय को घुला सकता है वही उसका क्या कहलाता है? विलेयता कहलाता है। ध्यान दीजिए, विलेयता क्या है? देखिए, नियत ताप पर, ताप को नहीं बढ़ाए, ताप को क्या स्थिर रखें, नियत ताप एवं दाब पर किसी विलायक में विलेय की घुली हुई महत्तम द्रव्यमान को उसकी क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। क्लियर है? नियत ताप एवं दाब पर किसी विलायक में विलेय की घुली हुई महत्तम द्रव्यमान को उसकी क्या कहते हैं? विलेयता, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि यह जो विलायक है इसमें अधिक से अधिक कितना विलेय घुल सकता है वही क्या कहलाता है? विलेयता कहलाता है। अब आप लोग बताइए कि विलेयता क्या क्या चीज पर निर्भर करेगा? देखिए, किसी भी पदार्थ की विलेयता निम्नांकित तथ्यों पर निर्भर करती है।
क्या क्या पर? पहला विलेय और विलायक के प्रकृति पर। सपोज करिए या आप लिए हैं क्या जल, ठीक है, इसमें आप मिला रहे हैं कंक्रीट यानी गिट्टी डाल रहे हैं, घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। तो क्या डिपेंड करेगा ना कि विलेय और विलायक के प्रकृति कैसा है। मान लीजिए चीनी पानी में डाले घुल गया, गिट्टी डाले नहीं घुला, यानी क्या कहने का मतलब कि विलेय और विलायक का प्रकृति जो है सेम होना चाहिए घुलने के लिए। दूसरा दाब पर हो सकता है हम क्या करेंगे, इस पर दाब बढ़ा देंगे, अधिक मात्रा में घुले। तीसरा ताप पर टेम्परेचर बढ़ा देंगे और अधिक मात्रा घुलने लगेगा, ठीक है। तो यानी विलेयता जो है क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है, विलेय और विलायक के प्रकृति पर, दाब पर या ताप, ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान दीजिए, इस अध्याय में हम दो प्रकार के विलेयता के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए हमारे सिलेबस में कह रहा है कि इस अध्याय में हम दो प्रकार के विलेयता के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन, अब दो गो हम लोग कौन कौन पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ेंगे, पहला नंबर ठोस का द्रव में विलेयता, ठीक है। पहला क्या, ठोस का द्रव में विलेयता, solubility of solid in liquid, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे गैस का द्रव में विलेयता, solubility of gas in लिक्विड, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्या हम इस अध्याय में हम दो प्रकार के विलेयता के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन, ठोस का द्रव में विलेयता, ठीक है। जब हम किसी द्रव में ठोस को घुलाएंगे तो क्या होगा, ठोस का द्रव में विलेयता, और दूसरा गैस का द्रव में विलेयता, ठीक है। तो अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो पहला हेडिंग देंगे हम लोग अब क्या, ठोस का द्रव में विलेयता, ठीक है। हाँ, पहला नंबर हेडिंग दीजिएगा, ठोस का द्रव में विलेयता, यही ना। अब देखिए यह आपके पास कोई बीकर है, ठीक है। बीकर में आप 500 ml क्या लिए हैं, जल लिए, यही ना। अब इसमें आप कोई ठोस पदार्थ को घुला रहे हैं, ठीक है, उसी के बारे में पढ़ें। ध्यान दीजिए, ठोस का द्रव में विलेयता, जब हम किसी ठोस को द्रव में घुलाएंगे तो क्या होगा। देखिए जब आप जानते हैं कि ठोस को जब हम द्रव में घुलाएंगे, ठीक है, तो आप ये जानते हैं क्या कि जो द्रव है, जो विलायक है, उसमें क्या रिक्त स्थान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रिक्त स्थान पाए जाते हैं। अब जैसे इसमें ठोस को घुलाते हैं, ठीक है, तो ये ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, यह जल के या विलायक के रिक्त स्थान में जाके क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। यही ना होता है, क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, विलेयता बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ठोस विलय के द्रव विलायक में घुलने की प्रक्रिया को डिसोल्यूशन, क्या जी, डिसोल्यूशन यानी विलय कहते हैं। देखिए जब कोई ठोस पदार्थ आके द्रव में घुल जाता है तो इसी प्रक्रिया को डिसोल्यूशन या विलय या विलयन कुछ भी कह सकते हैं। देखिए क्या, जब ठोस विलय के द्रव विलायक में, ये जब कोई ठोस है और द्रव विलायक में आकर घुल जाता है तो इस प्रक्रिया को डिसोल्यूशन, विलय या विलयन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, ठीक है। अब आप सोचिएगा कि आपके पास चीनी और जल का कोई शरबत बना लिए पहले से, ठीक है, और इसमें से आपको चीनी को अलग करना है। ध्यान दीजिए, अब विलयन में से विलय को अलग करना है,
ये आपका पूरा विलयन है, चीनी और जल का विलयन है, और इसमें से किसको अलग करना है? चीनी को अलग करना है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्रिस्टलीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीकरण। ध्यान दीजिएगा, विलयन से, देखिए विलयन से विलय का ठोस के रूप में अवक्षेपित या पृथक होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं। जब हम कोई जब हम कोई ठोस को द्रव विलायक में घुलाते हैं तो इसे विलय कहते हैं या विलयन कहते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं। लेकिन यही विलयन से जब हम कोई ठोस पदार्थ को पृथक करते हैं या अवक्षेपित करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, विलय प्लस विलायक, तो विलय जब विलायक में घुलेगा तो विलयन बनाएगा, तो इस प्रक्रिया को विलय कहते हैं या डिसोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए, विलयन में से जब हम विलय को बाहर निकालेंगे तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ठीक है, आप ये भी जानते हैं कि भिन्न भिन्न ठोस विलय के विलायक में घुलने की सीमा भिन्न भिन्न होता है। आप जानते हैं कि सभी ठोस सभी द्रव में नहीं घुल सकते हैं। ठीक है, कोई अधिक मात्रा में घुलेगा तो कोई कम मात्रा में घुलेगा, यही यहाँ लिखा है। भिन्न भिन्न ठोस विलय के विलायक में घुलने की सीमा भिन्न भिन्न होता है, जिसे विलयता के रूप में क्या व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो विलयता का एक और परिभाषा बोल सकते हैं क्या? नियत ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलय की महत्तम घुली हुई मात्रा को उसकी विलयता कहते हैं। देखिए क्या कर दिए, ताप को स्थिर कर दिए, जो ताप है उसको फिक्स रखे। अब विलायक भी स्थिर कर दिए, कितना ग्राम मान लिए? 100 ग्राम। क्या कर दिए? यानी जो पानी का जो मात्रा कितना मान लिए? 100 ग्राम। यही बोला है, नियत ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलय की महत्तम घुली हुई मात्रा को उसकी विलयता है। ठीक है, ये भी परिभाषा बोल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ठोस के द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। जब हम ठोस को द्रव में घुलाएंगे तो कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करेंगे? तो वही बात है जो तीनों लिखवाए थे। ठोस के द्रव में विलयता निम्नलिखित तथ्य पर निर्भर करता है। कौन कौन? विलय और विलायक के प्रकृति पर, दूसरा तापमान पर, और तीसरा दाब पर। ठीक है, अब बारी बारी से इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग पहला देखेंगे विलय और विलायक के प्रकृति पर। विलय और विलायक के प्रकृति पर, यही ना, ध्यान दीजिए। देखिए लिखवाए हैं, सभी ठोस पदार्थ सभी द्रवों में विलय नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि सभी ठोस सभी द्रव में घुलनशील नहीं होते हैं, अर्थात सभी ठोस पदार्थ विलय तथा सभी द्रव विलायक नहीं होते हैं। जब नहीं घुलेंगे तो हम लोग बोलेंगे क्या? सभी ठोस पदार्थ विलय नहीं है और सभी द्रव विलायक नहीं होते। यही ना, देखे होंगे आप लोग, आप खुद देखिए कभी कभी। जैसे मान लीजिए ये जल है और इसमें हम कुछ ऐसा चीज मिला रहे हैं जो घुल नहीं सकता है। ठीक है, तो यही आप बोल रहे हैं ना कि सभी ठोस पदार्थ सभी द्रव में विलय नहीं होते हैं। ये ना समझिए कि सब के सब ठोस क्या हो जाए, जल में घुल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। गिट्टी घुला दीजिएगा, नहीं घुलेगा। यही बताया गया, सभी ठोस पदार्थ सभी द्रव में विलय नहीं होते हैं, अर्थात सभी ठोस पदार्थ विलय तथा सभी द्रव विलायक नहीं होते, है ना। तो अब आपको जानना है कि सर जी कौन ठोस कौन द्रव में घुलेगा, यही ना हम लोग को जानना है। देखिए ध्यान दीजिए, विलय तथा विलायक की प्रकृति उनके अणुओं में उपस्थित बंधों द्वारा निर्धारित की जाती है। देखिए अब कौन ठोस कौन द्रव में घुलेगा ये कैसे मालूम चलेगा? तो ये मालूम चलेगा उसके बंधन से मालूम चलेगा। क्या है? उसके अणुओं में जो बंधन होता है उससे मालूम चलेगा हमको कि कौन ठोस कौन द्रव में घुलेगा। ठीक है, यदि बंधों की प्रकृति समान हो,
ठीक है। मान लीजिए ठोस में भी वही बंधन है और द्रव में भी वही बंधन है, तो वह दोनों आपस में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। यही यहाँ बताया गया है। यदि बंधों की प्रकृति समान होती है तो विलेय विलायक में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक है। यदि ठोस में भी वही बंधन है और द्रव में भी वही बंधन है तो दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। ठीक है। तो इस सिद्धांत के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं, ध्यान दें, तो इसी सिद्धांत के आधार पर हम लोग बोलते हैं समान में विलय। क्या जी, इस सिद्धांत के आधार पर क्या बताएं कि वैसा ठोस और वैसा द्रव जिनके बंधों की प्रकृति समान होती है वह आपस में क्या हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, घुलनशील होते हैं। तो इसी सिद्धांत के आधार पर एक स्टेटमेंट कहा गया, जिस स्टेटमेंट का कथन कहा गया है। देखिए कथन क्या है, समान समान में विलय। क्या है कहना, समान समान में विलय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो समान समान विलय का मतलब है क्या, ठीक है। तो समान समान विलय का मतलब होता है, देखिए, अध्रुवीय विलायक विलय अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं और ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं। देखिए समान समान में विलय का मतलब क्या है, तो सपोज करिए कि आपके पास अध्रुवीय ठोस है, तो यह जो है अध्रुवीय द्रव में घुलेंगे। ठीक है। अगर आपके पास ध्रुवीय ठोस है तो यह ध्रुवीय द्रव में घुलेंगे। ठीक है। यानी दोनों का जो नेचर होना चाहिए, दोनों का जो बिहेवियर होना चाहिए, जो प्रकृति होना चाहिए, वह सेम होना चाहिए। अगर समान प्रकृति के रहेंगे तो एक दूसरे में घुलेंगे, अन्यथा नहीं घुलेंगे। ठीक है। तो समान समान विलय का मतलब होता है अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं। अध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। बात समझ में आया। ठीक है। अब देखिएगा एग्जाम्पल, देखिएगा जैसे ध्रुवीय ठोस। देखिए ये सब जो है ध्रुवीय ठोस है। आपको हम बताए थे 11th क्लास में कि कैसे पहचानेंगे ध्रुवीय और कैसे पहचानेंगे अध्रुवीय। ठीक है। तो आप पढ़े थे डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है उसको बोलते हैं अध्रुवीय, और जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता है उसको बोलते हैं ध्रुवीय। जैसे NaCl है तो NaCl देखिए, क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगा, बॉन्ड को खींचेगा, तेरे माइनस है प्लस। ठीक है। तो कुछ ना कुछ ने फोर्स खींचा है, इसका मतलब कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं है। इसका मतलब कैसा ठोस है, ध्रुवीय ठोस है। तो यहाँ देखिए जितना भी ध्रुवीय ठोस है NaCl, KCl, KNO3 जो भी होंगे, यह ध्रुवीय विलायक यानी H2O में घुलनशील होता है। क्या कह रहा है, ध्रुवीय ठोस अब ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, NaCl किसमें डिजॉल्व करेगा, H2O में। ठीक है। और अध्रुवीय विलय I2 और एसेट अध्रुवीय विलायक में क्या होंगे, घुलनशील होंगे। कहने का मतलब है कि NaCl, KCl, KNO3 ये सब जो है क्या है मालूम है, ध्रुवीय ठोस। ठीक है। यह किसमें घुलेगा, यह H2O में क्या हो जाएगा, घुलनशील हो जाएगा। घुलनशील होता है। बात समझ में आया क्यों, क्योंकि यह ध्रुवीय ठोस है, ध्रुवीय ठोस है, यह ध्रुवीय द्रव है, ध्रुवीय विलायक, और ये जो है ध्रुवीय क्या है, विलय। ठीक है। इसी प्रकार I2S8 ये जो है आपका
अध्रुवीय विलेय, अध्रुवीय विलेय है। ये किस में घुलेगा? ये अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। किसमें? CCl4 में या एसिड। ये क्या है आपका? अध्रुवीय विलायक घुलनशील है। ठीक है, यही इतना था। दूसरा हेडिंग लिखेगा तापमान पर। ठीक ना, तापमान पर अब द्रव में ठोस की विलेयता कैसे निर्भर करता है। ध्यान दें, आप लोग जानते हैं कि जब भी अगर तापमान की बात आए, जब भी आपके पास तापमान की बात आए, तो इसमें दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। एक होती है उष्मा शोषी और एक होती है ऊष्माक्षेपी। ठीक है, उष्मा शोषी यानी उष्मा को सोखने वाला, क्या करने वाला? अवशोषण करने वाला। ठीक है, जिसको हम लोग जो उष्मा का अवशोषण करता है उसको बोलते हैं उष्मा शोषी। और एक होता है ऊष्माक्षेपी जो उष्मा का उत्सर्जन करता है। यानी कहने का मतलब कि जिस अभिक्रिया में उष्मा देना पड़ता है, यानी उष्मा का अवशोषण होता है, उस अभिक्रिया को उष्मा शोषी बोलते हैं। और जिस अभिक्रिया से उष्मा उत्सर्जित होता है, उष्मा निकलता है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। ठीक है, तो आप ही बताइए, ध्यान दीजिए। देखिए, ये विलेय है आपके पास, ये विलायक है ना। तो विलेय और विलायक को आप, यानी विलेय को आप विलायक में घुला रहे थे। ठीक, लेकिन आप उष्मा भी दे रहे हैं, उष्मा भी दे रहे हैं। तो आप ही बताइए कि जब उष्मा हम दे रहे हैं, इसका मतलब कि विलेय जो है अधिक मात्रा में क्या होगा? घुलेगा। सोचिए सोचिए कि मान लीजिए कल हम एग्जाम्पल बताए थे कि 500 ml जल में आप मैक्सिमम 250 ग्राम चीनी घुला रहे हैं, लेकिन जब आप तापमान बढ़ा देंगे तो हो सकता है 250 से कितना घुलना स्टार्ट कर दे? 300 स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो यही यहाँ बता रहे हैं कि विलेय को जब आप विलायक में घुला रहे हैं, प्लस में आप उष्मा दे रहे हैं, इसका मतलब कि विलेयता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी विलेय जो है अधिक मात्रा में घुलना स्टार्ट। यही यहाँ लिखवाया है कि उष्मा शोषी यानी जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, यानी इसको और उष्मा चाहिए। तो देखिए, मान लीजिए पहले 200 ग्राम घुलता था, लेकिन आप टेम्परेचर उष्मा बढ़ा दिए तो ज्यादा मात्रा में घुलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यही आप बताया गया। उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए ताप बढ़ाने पर द्रव में ठोस की विलेयता बढ़ता है। ठीक है, जैसे हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो विलायक में विलेय की मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा। ठीक है, यहाँ तक उष्मा शोषी में होता क्या है? इस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, उष्मा हमको चाहिए। तब लासातेलिय नियम के अनुसार ताप बढ़ाने पर द्रवों में ठोस की विलेयता बढ़ती है। पढ़े थे लासातेलिय नियम। ठीक है, यह बोलता है क्या कि ताप अगर बढ़ाएंगे हम लोग तो यानी जो विलेय है अधिक मात्रा में क्या होगा? सोल्यूबल होगा। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर ऊष्माक्षेपी। आप सोचिए, यानी आप घुलने से पहले उष्मा आप निकाल रहे हैं, तो सोचिए विलेय और विलायक को आप विलेय को विलायक में डाल रहे हैं, लेकिन क्या उष्मा को कमी कर रहे हैं, हीट क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये कम मात्रा में घुलेगा। ठीक है, यानी उष्मा आपको बाहर निकलेगा। तो यहाँ देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ताप बढ़ाने पर द्रव में ठोस की विलेयता क्या होती है? घटती। ठीक है, विलेय प्लस विलायक बराबर क्या? विलयन प्लस उष्मा। अब ऊष्माक्षेपी में होता क्या है? तो इस अभिक्रिया में उष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ठीक है, उष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो फिर यहाँ बोलेंगे तब लासातेलिय नियम के अनुसार ताप बढ़ाने पर, यहाँ तक हो गया ना, उत्सर्जन होता है। यहाँ के बाद ई लिख लीजिए, तब लासातेलिय नियम के अनुसार क्या? ताप बढ़ाने पर द्रव में
ठोस की विलेयता क्या होती है, घटती है। पहिलका में बढ़ती था, दूसरका में क्या हो जाएगा, घटती है। ठीक है, कोई दिक्कत? यही इतना था आपका क्या चीज पर, ताप से रिलेटेड। ठीक है, तीसरा देखिएगा दाब पर। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि ठोस तथा द्रव असंपीड्य होते हैं। देखिए ठोस तथा द्रव को थोड़ा दबाना क्या है, मुश्किल है, तो इनको दबा नहीं सकते हैं, इसलिए ठोस का द्रव में विलेयता दाब पर निर्भर नहीं करता। बात समझ में आया? ठोस और द्रव थोड़ा सा असंपीड्य होते हैं, इनको आप दबा नहीं सकते हैं, जिसके वजह से ठोस का द्रव में विलेयता दाब पर निर्भर नहीं करता। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। क्या? ठोस का द्रव में विलेयता था ना, तो दूसरा पढ़ेंगे गैस का द्रव में विलेयता। लेकिन उसके पढ़ने से पहले एक छोटा सा और चीज है, देखिए ठोस विलेय की विलेयता के आधार पर विलयन का प्रकार। देखिए जब ठोस विलेय को हम घुला रहे हैं तो विलेयता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। ठोस विलेय के विलेयता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? एक होता है असंतृप्त विलयन, एक होता है संतृप्त विलयन, और एक होता है अति संतृप्त विलयन। ठीक है, अब इसको बारी बारी से बताते हैं। देखिए अब क्या है, असंतृप्त विलयन, दूसरा संतृप्त विलयन, और तीसरा क्या है, अति संतृप्त विलयन। ध्यान दीजिए, पहले समझ लीजिए। एक आपके पास बीकर है, यही ना, देखो ऊपर समझाते हैं। एक आपके पास क्या है, बीकर। ध्यान दीजिए, एक आपके पास बीकर है और बीकर में आपके पास 500 ml जल है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, एक बीकर है, आपके बीकर में कितना ml जल है, 500 ml जल है। इसको अभी हम लोग देख रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक आपके पास बीकर है, इस बीकर में 500 ml जल है, कितना डिग्री पर, 25 डिग्री से, यही ना। अब इसमें आप चीनी घुला रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए 100 ग्राम आप चीनी घुलाए, चीनी घुल, ठीक है, 150 ग्राम घुलाए चीनी, चीनी घुल गए। ठीक है, 200 ग्राम घुलाए, चीनी घुल गए। ठीक है, 250 ग्राम घुलाए, चीनी घुल गया, 250 ग्राम तक चीनी इसमें घुल गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, कहाँ तक, 250 ग्राम तक इसमें आप चीनी घुला सकते हैं। यानी 500 ml जल का कैपेसिटी औकात कितना है, तो 250 ग्राम चीनी को घुला सकते हैं। लेकिन अगर इससे एक दाना भी ज्यादा करेंगे तो यह घुल नहीं पाएगा। तो देखिए 250 ग्राम जब हम लोग घुलाते हैं, उस समय हम लोग बोलेंगे कि यह संतृप्त विलयन है। कैसा विलयन है? संतृप्त विलयन है। कहने का मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस जो यहाँ ताप दिए थे, इस ताप पर अधिक से अधिक विलय कितना घुला सकते हैं, तो 250 ग्राम। तो यह इसी को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ध्यान नियत ताप पर और अधिक विलय नहीं घुल सकता है, उसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए 500 ml जल का 25 डिग्री सेल्सियस तो कितना औकात है, 250, यानी अधिक से अधिक कितना घुलेगा, तो 250। इसे एक दाना भी ज्यादा नहीं घुलेगा। इसका मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 500 ml जो जल का औकात है, कितना चीनी घुलाएगा, 250 ग्राम। तो इससे जब 250 ग्राम घुलाएंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या, संतृप्त विलयन। ठीक है, यानी नियत ताप पर और अधिक विलय नहीं घुल सकता है। ध्यान दीजिएगा, तो असंतृप्त किसको बोलेंगे, तो जितना 100 ग्राम 200 ग्राम घुला रहे हैं उसको क्या है, असंतृप्त विलयन है। यानी नियत ताप पर और अधिक विलय की घुलने की क्षमता होती है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। जो 100 ग्राम घुला है और अधिक घुल रहा है, 150 और घुल रहा है, ये सब क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन। ठीक है, तीसरा देखिएगा अति संतृप्त विलयन। देखिए ध्यान दीजिए, 500 ml कितना घुला रहा था, 250। अब मान लीजिए आप इसको तापमान बढ़ा के कर दिए
30 डिग्री सेल्सियस। अभी 300 ग्राम घुलने लगा। कितना घुलने लगा ये? अब 300 ग्राम घुलने लगा। ठीक है, तापमान और बढ़ाएं आप, ठीक है, लेकिन अभी 300 ग्राम से ज्यादा नहीं घुल रहा है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं अति संतृप्त। क्या आप तापमान बढ़ा रहे हैं लेकिन विलेय और अधिक नहीं घुल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? अति संतृप्त। ताप बढ़ाने पर और अधिक विलेय नहीं घुल सकता है, उसे हम लोग अति संतृप्त विलयन करें। पहले 25 था, 250 ग्राम घुल रहा था। तापमान 5 डिग्री बढ़ाएं, 250 से 300 हुआ। ठीक है, लेकिन अब सोचिए फिर तापमान बढ़ाएं। आप तापमान बढ़ाएं लेकिन अब 300 से ज्यादा नहीं घुला, तो ऐसे विलयन को हम लोग बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। ठीक है, अब हम लोग देखिए दूसरा। देखिए दूसरा, देखिए अब गैसों की द्रव में विलयता। पहला पढ़ लिए ठोस की द्रव में विलयता, अब दूसरा पढ़ रहे हैं गैसों की द्रव में विलयता, यही ना। देखिए क्या जानते हैं कि भिन्न भिन्न गैसीय विलय विभिन्न द्रव में विभिन्न सीमाओं तक विलय होती है। वही बात है जैसे उसमें बोले थे, क्या कि भिन्न भिन्न गैसीय विलय विभिन्न द्रव में विभिन्न सीमाओं तक क्या होती है? विलय होती है। अब ध्यान दीजिए, गैस की द्रव में विलयता निम्नांकित तथ्यों पर निर्भर करती है। कौन कौन? जैसे उसमें क्या था? ठोस एवं द्रव, गैस की द्रव की प्रकृति पर, यहाँ रहेगा गैस एवं द्रव की प्रकृति पर। वहां भी तापमान था, यहाँ भी दाब है, वहां भी दाब था। वहां दाब पर निर्भर नहीं किया था, जबकि यहाँ दाब पर निर्भर करे। ठीक है, तो पहला स्टार्ट किए हैं गैस एवं द्रव की प्रकृति। देखिए हम जानते हैं कि आसानी से द्रवित होने वाली गैस से समान विलायकों में आसानी से विलय होती है। ठीक है, आप पढ़े थे 11th क्लास में गैसीय चैप्टर में, कि क्या देखे थे? कुछ ऐसे गैस है जो आसानी से द्रव के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, वही बात है कि जो गैस आसानी से द्रवित होती है वह सामान्य विलायक में आसानी से क्या हो जाती है? घुल जाती है। जैसे O2 तथा H2 के अपेक्षा CO2 आसानी से जल में क्या होता है? विलय होता है। देखिए जल में जो है तो A2 और H2 की अपेक्षा कौन आसानी से घुलेगा? CO2 क्या होता है? आसानी से घुल जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दूसरा देखिए तापमान। ठीक ना, तो आप लोग तापमान में दो केस देख लीजिए। क्या? एगो ऊष्माक्षेपी के लिए और एगो ऊष्माशोषी के लिए। ऊष्माशोषी में क्या देखे? तापमान बढ़ाने पर विलयता बढ़ती है, और ऊष्माक्षेपी में क्या देखे कि तापमान बढ़ाने पर विलयता घटती है। अब देखिए, यह जब कोई आप द्रव है आपका और इसमें आप गैस डालते हैं, ठीक है, तो जैसे ही गैस डालेंगे तो ऊष्मा निकलता है। ध्यान दीजिए, यानी किसी भी जनरली प्रायः देखा जाता है कि जब हम कोई गैस को किसी भी द्रव में ले जाते हैं तो ऊष्मा निकलता है। ऊष्मा क्या होता है? निकलता है। तो आप लोग जानते हैं कि ऊष्मा निकलेगा यानी ऊष्माक्षेपी होगा, और जब ऊष्माक्षेपी होगा तो तापमान बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलयता क्या हो जाएगा? घटेगा। ठीक है, यानी तापमान बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलयता घटती है, क्योंकि गैसों के द्रव में घुलने की प्रक्रिया कैसा होती है? ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, वही बात है, ऊष्माक्षेपी वाला आ गया। अगला तीसरा दाब पर। ठीक है, देखिए वहां जब हम ठोस को द्रव में घुलाते हैं तो दाब पर निर्भर नहीं किया था, लेकिन जब गैस को हम द्रव में घुलाएंगे तो दाब पर निर्भर करेगा, और इसको हम लोग हेनरी नियम के द्वारा पढ़ेंगे। ठीक है, गैसों की द्रव में विलयता दाब पर निर्भर करता है, जिसको हेनरी नियम के द्वारा समझाया जाता है। ठीक है, तो अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? हेनरी का नियम। ठीक है।